श्यामपुर गांव में रचिता नाम की एक औरत अपने पति विष्णु के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही थी। लेकिन किसको पता था कि विष्णु और रचिता की हंसती खेलती जिंदगी को किसी की नजर लगने वाली है। एक बार की बात है, रचिता और विष्णु दोनों ही पिकनिक पर जाते हैं कि तभी विष्णु की कार के आगे दौड़ती हुई एक लड़की आ जाती है और बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। उस लड़की को देख विष्णु अपनी कार को रोक लेता है और कार से बाहर निकलकर उस लड़की को देखता है। लड़की को बेहोश देख वो अपनी कार में से पानी निकालता है और उसके मुंह पर छींटे मारता है। ये देखकर रचिता भी अब कार से निकलती है और विष्णु को बोलती है, विष्णु, इस लड़की से थोड़ा दूर रहो, पता नहीं ये कौन है। कैसी बात कर रही हो रचिता? ये लड़की मेरी कार के सामने बेहोश है और इसका ख्याल रखना मेरा हक बनता है। इसलिए इसको जब तक होश नहीं आ जाता तब तक इसका ख्याल हमको ही रखना होगा। लेकिन विष्णु। शट अप रचिता, मेरी मदद करो इसको कार तक ले जाने में। ठीक है विष्णु। विष्णु अब उस लड़की को अपनी गोद में उठाता है और रचिता अपनी कार का दरवाजा खोल देती है, जिसके बाद विष्णु उस लड़की को अपनी कार के पीछे वाली सीट में बिठा देता है और रचिता विष्णु के बगल में बैठ जाती है और वो अपने घर चले जाते हैं। कुछ समय बाद रचिता अपने घर का काम कर रही थी कि तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, क्यों बचाया मुझे, मरने दिया होता, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। ये तो उसी की आवाज है। ये आवाज सुनकर रचिता दौड़ती हुई अपने ऊपर वाले कमरे में जाती है, जहां वो देखती है कि विष्णु उस लड़की के पास बैठा हुआ है। यह देख रचिता उस लड़की को बोलती है, तुम्हारा नाम क्या है और तुम इस तरह मरने की कोशिश क्यों कर रही हो? तुम्हें पता है ये मनुष्य जीवन कितने मुश्किल से मिलता है और तुम उसे नष्ट करना चाहती हो, आखिर क्यों? मेरा नाम शांति है और मेरे माँ बाबा ने मुझे घर से धक्के मार कर निकाल दिया, बस इसीलिए क्योंकि मेरी शादी टूट गई। अरे जब मेरी शादी टूटी तो इसमें मेरी क्या गलती? मुझसे इस दुनिया के ताने अब और नहीं सहे जाते। इस दुनिया को तो छोड़ो, मेरे माँ बाप ही मेरे साथ नहीं हैं, तो मैं इस दुनिया में जीकर क्या करूंगी? तुम लोगों ने मुझे क्यों बचाया? अरे शांति, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? इस पूरी दुनिया ने तुम्हें नहीं ठुकराया, आज से तुम इसी घर में रहोगी। रचिता कुछ नहीं बोलती और पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है। और देखते ही देखते जब दिन गुजरने लगते हैं, एक तरफ तो रचिता अपने घर के कामों में उलझी रहती थी, तो दूसरी तरफ विष्णु अपने काम धंधे को छोड़कर शांति में लगा रहता। यह सब देख रचिता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और रचिता गुस्से में बोलती है, विष्णु, अब बस बहुत हो गया। एक पत्नी के होते हुए भी तुम दूसरी औरत के साथ इतना फ्रैंक हो रहे हो, आखिर क्यों? बस भी करो, तुम्हें मेरे और शांति को लेकर शक है? तुम्हें हमारे रिश्ते पर शक है ना? तो लो, आज मैं इस रिश्ते को नाम ही दे देता हूँ। इतना कहकर विष्णु शांति की मांग में सिंदूर भर देता है और अब इस तरह शांति विष्णु की पत्नी बन जाती है। यह सब देख अब रचिता को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता और वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और वो खुद को पूरा दिन कमरे में बंद रखती है। और जैसे ही रात होती है वैसे ही उसको अपने कमरे में होने के साथ साथ किसी और के होने का भी महसूस होता है। उसे ऐसा लगता है कि उसके साथ कोई और भी बैठा हुआ है, लेकिन जब वो अपने बगल में देखती है तो वहां पर कोई नहीं दिखता और रचिता चिल्लाते हुए बोलती है, बचाओ, यहाँ पर कोई है। एक तरफ तो रचिता मदद की गुहार लगा रही थी, वहीं दूसरी तरफ विष्णु इस तरह बेहोश पड़ा था कि उसे कोई होश ही ना हो। रचिता अब डर के मारे एक कोने में बैठ जाती है। तभी उसको उसके छत पर किसी की परछाई दिखाई देती है। उस परछाई में दो लाल आंखें भी थी। वो परछाई खूब जोर जोर से हंस रही होती है। अब तू विष्णु को नहीं बचा सकती। विष्णु का नाम सुनते ही रचिता को अब ये पता चल जाता है कि उसकी सौतन ही चुड़ैल है। रचिता हिम्मत करती है और उस परछाई को बोलती है, मैं जानती हूँ तुम और कोई नहीं बल्कि शांति हो। आखिर मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि तुम मेरे हंसते खेलते परिवार में क्यों आई हो? क्यों तुमने मेरा परिवार उजाड़ दिया? उसकी यह बात सुनकर वो परछाई शांति का रूप ले लेती है और एक भयंकर चुड़ैल में तब्दील हो जाती है और हंसते हुए बोलती है, जिस दिन मेरे माँ बाबा ने मुझे ठुकराया था उस दिन मैंने उसी रोड पर आत्महत्या कर ली, जिस रोड पर तुम्हारे पति विष्णु ने मुझे उठाया। और ये घर पहला घर नहीं जिसको मैं बर्बाद कर रही हूँ। ऐसे ना जाने मैंने कितने घरों को बर्बाद किया है। लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रही हो? ठीक है, तुम्हारे माँ बाबा ने तुम्हें ठुकरा दिया,
लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम दूसरों का परिवार भी बर्बाद करो। नहीं, मेरा घर नहीं बस सका तो मैं किसी और का भी नहीं बसने दूंगी। मैं हर उस नए जोड़े को बर्बाद कर दूंगी जो अपनी खुशहाल जिंदगी जी रहा होगा। उस रोड से जो भी जाएगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। तुमने किया होगा लोगों का घर बर्बाद, पर इस बार तुम अपने इस घिनौने मकसद में कामयाब नहीं हो पाओगी, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगी। एक तरफ तो चुड़ैल और रचिता आपस में बात कर रहे होते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब विष्णु को भी होश आ जाता है। विष्णु के कानों तक जब ये अजीबोगरीब आवाजें आने लगती हैं, तब विष्णु दौड़ता हुआ कमरे में आता है, जहां वो शांति को एक भयंकर चुड़ैल के रूप में देखकर घबरा जाता है और घबराते हुए उससे बोलता है, शांति, मैं तुमसे प्यार करने लगा था, इसलिए मैंने अपनी बीवी के खिलाफ जाकर तुमसे शादी करी थी। रचिता मुझे बोल रही थी कि ये लड़की सही नहीं है, इसको अपने घर मत लाओ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अपने घर पर लेकर आया हूँ। तुम्हारी सेवा की, लेकिन तुमने क्या दिया? सिर्फ धोखा। तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया शांति। तुम एक चुड़ैल हो, तुमने हमसे इतनी बड़ी बात छिपाई, पर तुम मेरा घर क्यों बर्बाद करना चाहती थी? अरे तुम्हारा घर नहीं बसा तो क्या तुम दूसरों को भी उनका घर नहीं बसाने दोगी? आखिर ये कहाँ का इंसाफ है? अरे ओ ड्रामेबाज पति, बस भी कर। मैं एक चुड़ैल हूँ और एक चुड़ैल के अंदर कोई दया भावना नाम की चीज नहीं होती, समझा? सही कहा तुमने, तुम तो एक चुड़ैल हो और चुड़ैल के अंदर दया भावना जैसी कोई चीज नहीं होती। पर मैं तो इंसान हूं ना शांति, मेरे अंदर दिल है जो आज दुख रहा है, क्योंकि मुझे आज समझ आ गया कि मैं गलत था। तूने इतनी छोटी सी बात को समझने में बहुत देर कर दी। अब तू कुछ नहीं कर पाएगा विष्णु, क्योंकि अब बहुत जल्द मैं तुझे और तेरी बीवी को खत्म कर दूंगी। मैं जानता हूँ अपनी बीवी की बात न मानकर और तुमसे प्यार करके मैंने कितनी बड़ी गलती की है। मैं तो बस अब यही चाहता हूँ कि मेरे मरने से पहले मेरी बीवी मुझे माफ कर दे, ताकि मैं आराम से मर सकूं। विष्णु चुड़ैल को अपनी बातों में फंसा लेता है और दूसरी तरफ रचिता चुपचाप उस कमरे से बाहर निकलती है और अपने घर के मंदिर से गंगा जल लेकर आती है, जिसके बाद रचिता वो गंगा जल शांति यानी कि उस चुड़ैल के ऊपर फेंक देती है। इस तरह से चुड़ैल जलकर मर जाती है और अब शांति का नामो निशान उसके घर और जिंदगी से मिट जाता है। विष्णु को अब ये समझ आ गया था कि रास्ते में किसी की भी मदद करना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको घर पर लेकर आना और उससे शादी करना कितना महंगा पड़ सकता है। विष्णु और रचिता को ये सब समझ आ चुका था। विष्णु और रचिता ये दिन भूलकर अपनी जिंदगी की फिर से नई शुरुआत करते हैं और एक बार फिर वो दोनों अपनी जिंदगी खुशहाल तरीके से जीने लगते हैं। एक गांव के बाहर पीपल के पेड़ पर नाक कटी हुई चुड़ैल बैठी होती है और अपने शिकार का इंतजार कर रही होती है। काफी देर हो जाती है पर कोई उस रास्ते से नहीं गुजरता, जिसके बाद चुड़ैल खुद से बोलती है, जब से मेरी नाक कटी है मेरी तो सूंघने की सारी शक्ति खत्म हो गई। उस इंसान को तो मैं नहीं छोड़ूंगी। जब मैं और शक्तिशाली हो जाऊंगी तब मैं भी उसकी नाक उसी तरह से काट दूंगी जिस तरह से उसने मेरी नाक काटी थी। तब वो भी शर्म से चुल्लू भर पानी में जाकर डूब मरेगा। चुड़ैल खुद से बात कर ही रही होती है कि तभी वहाँ गोपी नाम का एक व्यक्ति आता है। जैसे ही वो चुड़ैल गोपी को देखती है, जोर जोर से हंसने लगती है और जिस पेड़ पर वो चुड़ैल बैठी होती है उस पेड़ को हिलाने लगती है। ये सब देखकर गोपी बहुत ज्यादा डर जाता है और डरते हुए खुद से बोलता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हे भगवान बजरंगबली, मेरी इस चुड़ैल से रक्षा कर, नहीं तो ये अपनी तरह मुझे भी कटी नाक वाली बना देगी। गोपी को डरा सहमा देख चुड़ैल उसके सामने आ जाती है और उससे बोलती है, ले सुन ली भगवान ने तेरी, अब मैं तेरा खून नहीं करूंगी, सिर्फ तेरी नाक काटूंगी। आज मुझे किसी को मारने का दिल नहीं कर रहा। अब तो बस मैं यही चाहती हूँ कि तुम सभी गांव वाले मेरी तरह बन जाओ, कटी नाक। अरे चुड़ैल बहन, तुम मेरी नाक लेकर क्या करोगी? प्लीज मुझे और मेरी नाक को छोड़ दो, मुझे जाने दो। अगर तूने यहाँ से भागने की कोशिश की तो मैं तेरी नाक के साथ साथ तेरी गर्दन भी काट डालूंगी। चुड़ैल की बातें सुनकर गोपी को कुछ समझ नहीं आता और वो धीरे धीरे पीछे की ओर चलने लगता है। यह देखकर चुड़ैल को बहुत मजा आता है और वो गोपी की नाक काट देती है।
जैसे ही वो गोपी की नाक काटती है, गोपी अपने हाथों से अपनी नाक को पकड़कर वहाँ से भाग जाता है और गांव में पहुँच जाता है। गांव पहुंचकर गोपी सभी गांव वालों से बोलता है, अरे गांव वालों, उस चुड़ैल ने तो अब दिन दहाड़े हम लोगों की नाक काटनी शुरू कर दी है और तुम सब अभी भी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहोगे क्या? उस चुड़ैल के खिलाफ कोई कदम उठाओगे या नहीं, या बस उसी की तरह अपनी कटी नाक लेकर घूमोगे? तभी वहाँ गोपी की बीवी आ जाती है और अपने पति की कटी हुई नाक देखकर रोते हुए जोर जोर से सभी गांव वालों से बोलती है, अरे गांव वालों, इस चुड़ैल का आतंक तो अब बढ़ता ही जा रहा है। कल ही इसने लल्लू भाई की नाक काटी थी, उससे पहले उसने मीना बहन और आशा बहन की भी नाक काटी, आज तो इसने मेरे आदमी की ही नाक काट डाली और अब बहुत जल्द वो हम सभी गांव वालों की इसी तरह नाक काट देगी। हाँ गोपी की जोरू, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। सभी गांव वाले मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम सब सच में चाहते हो कि तुम्हारी नाक सही सलामत रहे, तो तुम सब गांव वाले भूल कर भी अब उस रास्ते से मत जाना। अगर अब कोई भी उस रास्ते से गया तो वो चुड़ैल हम सबकी नाक इसी तरह काटती रहेगी। अब सभी गांव वाले इस बात से सहमत हो जाते हैं और उस रास्ते से आना जाना बंद कर देते हैं। परंतु कुछ दिनों तक जब कोई भी उस रास्ते से नहीं आता तो उस चुड़ैल को गुस्सा आने लगता है। तो ये गांव वाले खुद को बहुत तेज समझते हैं, ये लोग खुद को मुझसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें क्या लगता है, ये गांव वाले यहाँ नहीं आएंगे तो इनकी नाक बच जाएगी। मैं नाक काटने वाली चुड़ैल हूँ और इन गांव वालों की नाक काट कर ही रहूंगी। क्या हुआ अगर ये गांव वाले यहाँ नहीं आए, मैं तो खुद जा सकती हूँ उस गांव और आज इन्हें वार्निंग देकर आऊंगी। अगर इन्होंने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इनके घर में जाकर इनकी नाक काटूंगी। इतना बोलकर चुड़ैल वहाँ से गांव में जाती है और गांव में जाकर सभी गांव वालों को धमकी देते हुए कहती है, तुम सभी गांव वाले क्या समझते थे कि तुम उस रास्ते से नहीं आओगे तो क्या मैं तुम गांव वालों को छोड़ दूंगी? तुम सभी गांव वाले अपनी नाक को बचा लोगे? हाँ, मैं नाक काटने वाली चुड़ैल हूँ और मुझे तुम लोगों की नाक काटने में बहुत मजा आता है। आखिर उस दिन मेरे प्यार को ठुकराकर उसने भी मेरी नाक काट दी। फिर तुम सब गांव वालों ने मेरा इतना मजाक बनाया कि मुझे खुद खुशी करनी पड़ी। इस चीज का बदला तो मैं उस इंसान से लूंगी ही। साथ ही तुम सभी गांव वालों को भी इसी तरह नाक काट कर घुमाऊंगी। अगर कल से तुम लोग मेरे अड्डे पर नहीं आए तो मैं रात में तुम्हारे घर में आकर पहले तुम्हारी नाक काटूंगी, उसके बाद तुम्हारा गला। चुड़ैल गांव वालों को धमकी देकर वहां से चली जाती है। चुड़ैल जैसे ही वहां से जाती है, सभी गांव वाले जमा होते हैं और एक दूसरे से बोलते हैं, अब हमें इस चुड़ैल का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये अब हमारे घर में घुसकर हमारी नाक के साथ साथ हमारे गले भी काट देगी। अरे याद है तुम्हें, जब ये जिंदा थी तब ये एक बाबा के पास गई थी अपने प्रेम विवाह का प्रस्ताव लेकर, परंतु उसने इसके प्यार को ठुकरा दिया और इसके साथ विवाह करने से इनकार कर दिया। तब इसकी और उस बाबा के बीच में कुछ कहा सुनी हुई थी और उस बाबा ने गुस्से में उसकी नाक काट दी थी। अब हमें इस चुड़ैल से वो बाबा ही बचा सकते हैं, नहीं तो ये हमारी नाक काट काट कर एक दिन शक्तिशाली हो जाएगी और उस बाबा को खत्म कर देगी और इसका आतंक इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि इस गांव के बाद अपना शिकार किसी और गांव को बना लेगी। तुम सही बोल रही हो। तो चलो गांव वालों, बिना कोई देरी किए अब हम सबको अभी इसी वक्त उस बाबा के पास जाना चाहिए और उन्हें इस बारे में सब बताना चाहिए। सभी गांव वाले उस बाबा के पास जाते हैं और सारी बात उस बाबा को बताते हैं, जिसके बाद बाबा गांव वालों से बोलता है, तुम सभी गांव वाले चिंता मत करो, इस बार मैं जाऊंगा उस चुड़ैल के अड्डे पर और देखता हूँ कैसे वो मेरी नाक काटती है और मेरी जान लेती है। पिछली बार तो मैंने सिर्फ उसकी नाक काटकर उसे छोड़ दिया था, परंतु इस बार मैं उसे हमेशा के लिए ही खत्म कर दूंगा ताकि वो फिर किसी को परेशान ना कर सके। अब अगले ही दिन बाबा पीपल के पेड़ के पास जाते हैं और चुड़ैल को आवाज देते हुए बोलते हैं, ले चुड़ैल, आ गया मैं खुद चलकर तेरे पास। अब काट सकती है मेरी नाक तो काट और ले ले अपना बदला। बाबा तेरे तो खून की मैं प्यासी हूँ
अगर उस दिन तूने मेरा विवाह प्रस्ताव ठुकराया ना होता तो आज मैं जिंदा होती और हम दोनों एक साथ जीवित होते, परंतु तूने उस दिन मेरी इज्जत की तरह मेरी नाक को भी काट दिया, इसीलिए अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। इतना बोलकर चुड़ैल बाबा को बांध देती है, परंतु बाबा कुछ मंत्र पढ़ते हैं और उसके बालों में आग लग जाती है। आग लगते लगते वो आग चुड़ैल के पूरे शरीर को जला देती है और बाबा उस चुड़ैल से बोलता है, चुड़ैल, तू पहले भी गलत कर रही थी और गलत थी, और तू आज भी गलत कर रही है। निर्दोष लोगों की नाक काट रही है, उनकी जान ले रही है, इसलिए तुझे खत्म करना बहुत जरूरी था। इतना बोलकर बाबा चुड़ैल के ऊपर गंगा जल डाल देता है और चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है और कुछ ही समय में गायब हो जाती है। इस तरह से उस चुड़ैल का साया पूरे गांव से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में मीना नाम की एक औरत अपने पति सुधीर के साथ रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन सुधीर और मीना जंगल से कुछ लकड़ियां काटकर घर आ रहे होते हैं कि तभी जंगल में उन्हें किसी के बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। सुधीर जी, आपको भी कोई आवाज सुनाई दे रही है? हाँ मीना, और ये आवाज तो किसी बच्चे की है। हाँ, आप सही बोल रहे हैं। पर मीना, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये आवाज आखिर आ किधर से रही है। हाँ, हमें चलकर देखना चाहिए। हाँ चलो चलते हैं। इतना बोलकर दोनों जंगल से आ रही आवाज का पीछा करते हैं, जहाँ वो देखते हैं एक छोटा सा बच्चा एक पेड़ के नीचे रो रहा है। वो बच्चा देखने में बड़ा ही बदसूरत और अजीब होता है। उस बच्चे को देख मीना अपने पति से बोलती है, वो देखिए, बेचारा बच्चा अकेले रो रहा है, न जाने इसके माँ बाप कौन है और इस समय कहाँ है और कौन इस मासूम बच्चे को यहाँ छोड़कर चला गया। मीना, मुझे तो यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। देखो, ये बच्चा भी कितना अजीब और डरावना सा है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो एक छोटा सा मासूम बच्चा है जो अपने माँ बाप से बिछड़ गया। ये बिल्कुल अकेला है, कोई उसके आसपास नहीं। ऐसे में अगर किसी जंगली जानवर ने इसे मार दिया तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ क्यों ना इस बच्चे को मैं अपने साथ अपने घर ले चलूं। इस तरह से इस बच्चे को एक माँ भी मिल जाएगी और मुझे एक औलाद। इतना बोलकर मीना उस बच्चे को उठा लेती है और बच्चा मीना की गोद में जाते ही चुप हो जाता है। माँ और बच्चे का ऐसा प्यार देखकर सुधीर अपनी बीवी से बोलता है, मीना, मैं गलत था, तुम सही बोल रही थी। आखिर बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, चाहे वो सुंदर हो या बदसूरत। चलो हम इस बच्चे को अपने घर ले चलते हैं, अब इसकी परवरिश हम दोनों ही करेंगे। इतना बोलकर वो दोनों चुड़ैल के बच्चे को अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। घर आने के बाद बच्चा एक बार फिर रोने लगता है। बच्चे को देख मीना बोलती है, लगता है इसे बहुत भूख लगी है, मैं इसके लिए दूध लेकर आती हूँ। मीना रसोई में जाती है और रसोई में दूध ना देखकर अपने पति से बोलती है, सुनिए जी, दूध खत्म हो चुका है और छोटू बहुत ज्यादा रो रहा है, अब जल्दी से जाकर दूध ले आइए ना, आप बहुत भूखा है वो। हाँ मीना, मैं बस अभी दूध लेकर आता हूँ, तुम छोटू का ख्याल रखना। इतना बोलकर सुधीर दूध लेने चला जाता है। अब मीना छोटू के पास जाती है तो वो देखती है कि छोटू अपनी जगह पर नहीं। ये देखकर मीना बहुत ज्यादा डर जाती है। पूरे घर में छोटू को देखने लगती है। कुछ देर बाद वो अपने कमरे में जाती है जहाँ वो छोटू को सोया देखती है। छोटू को अपने कमरे में सोया देख मीना खुद से बोलती है, अरे ये कैसे हो सकता है? छोटू को तो मैंने हॉल में रखा था, फिर ये कमरे में कैसे आ गया? और अभी तो ये भूख से इतना रो रहा था, तुरंत सो कैसे गया? लगता है मुझे ही कोई गलतफहमी हो गई होगी। इतना बोलकर मीना छोटू के पास बैठ जाती है कि तभी उसे घर के बाहर कुछ शोर सुनाई देता है। किसी के रोने की आवाज सुनकर मीना अपने घर से बाहर जाती है, जहां वो देखती है कि दुर्गा नाम की एक औरत का पति मर चुका है। उसका पूरा शरीर नीला पड़ा हुआ था। ये देखकर वो बहुत हैरान होती है और दुर्गा से बोलती है, बहन ये सब कैसे हुआ? अभी जब मैं घर आई थी तो तब तो भाई साहब बिल्कुल ठीक थे, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि भाई साहब की मृत्यु हो गई? मैं भी नहीं जानती मीना बहन, आखिर मेरे पति को क्या हुआ? मैं तो रसोई में काम कर रही थी, एकदम से मुझे उनके चिल्लाने की आवाज आई और जब मैं बाहर आई तो ये अब होने को कौन टाल सकता है? अब गांव के सभी लोग दुर्गा के पति की मौत का
शोक मनाते हैं। कुछ देर बाद मीना का पति भी दूध लेकर घर आता है और मीना छोटू को दूध पिलाती है। अब रात हो जाती है और सुबह होते ही उनके गांव में ठीक उसी तरह से एक और की मौत हो जाती है। ये देखकर मीना और गांव वाले थोड़ा हैरान हो जाते हैं कि 24 घंटे के अंदर आखिर एक जैसी दो लोगों की मौत कैसे हो सकती है। जिसके बाद मीना अपने घर में जाती है। सुनिए जी, गांव में ये कैसी मौतें हो रही हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आपको क्या लगता है कि किसका काम हो सकता है? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा मीना। मैं तो बस तुमसे यही कहूंगा कि तुम अपना और छोटू का ख्याल रखना। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। आप भी अपना ख्याल रखना। इतना बोलकर सुधीर जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाने लगता है। तभी वो देखता है कि छोटू एक औरत की गर्दन पर अपने नुकीले दांत से वार कर रहा है और उसे काटते ही वो औरत मर जाती है। अपने बच्चे का असली रूप देखकर सुधीर भागता हुआ मीना के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। अपने पति की बात सुनकर मीना छोटू को घर में ढूंढती है और घर के अंदर छोटू को देख अपने पति से बोलती है, पर छोटू तो घर में ही है, शायद आपको कोई वहम हुआ होगा। मुझे कोई वहम नहीं हुआ है मीना। ये बच्चा एक चुड़ैल का बच्चा है। अगर इसकी माँ को पता चल गया कि उसका बच्चा हमारे पास है तो उसकी माँ हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी, और अगर उसकी माँ ने हमें छोड़ भी दिया तो ये चुड़ैल का बच्चा हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसलिए मेरी मानो तो इस बच्चे को उसी जंगल में छोड़ आते हैं। पर आप ये क्या बोल रहे हैं? अब ये बच्चा हमारा है, आप उसे फिर से जंगल में छोड़कर आने की बात कर रहे हैं। मैं अपने बच्चे को अपने से दूर नहीं होने दूंगी। देखो मीना, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। सुधीर की ऐसी बातें सुनकर ना चाहते हुए भी मीना उस बच्चे को सुधीर के साथ जंगल में जाने देती है और उसे जंगल में छोड़कर घर की ओर जाने लगती है। अब जैसे ही मीना उस बच्चे को छोड़कर घर की ओर आने लगती है, तभी रास्ते में उसे वो बच्चा दिखता है। इस बार वो चुड़ैल बच्चा अपने असली रूप में था। उसकी लाल आंखें और नुकीले दांत देखकर मीना को अपने पति की बातों पर पूरा विश्वास हो जाता है। तभी वो देखती है कि सामने से एक खतरनाक चुड़ैल भी आ रही है। ये देखकर मीना अपने पति से बोलती है, आप सही कह रहे थे। ये बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है। ये तो एक चुड़ैल का बच्चा है और अब तो इसकी माँ भी यहाँ आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे? ये चुड़ैल और इसका बच्चा हमें नहीं छोड़ेगा। तुम चिंता मत करो मीना, मेरे होते हुए मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तभी वो चुड़ैल उन दोनों के पास आ जाती है और उन दोनों से बोलती है, तो तुम ही हो वो दोनों जिसने एक चुड़ैल के बच्चे को उससे दूर किया था। एक चुड़ैल के बच्चे को उसकी माँ से दूर करने का नतीजा तुम दोनों को नहीं पता, पर जब मैं तुम्हें मारूंगी तब तुम्हें पता चल जाएगा और फिर तुम दोनों ऐसी गलती कभी नहीं करोगे। नहीं माँ, इनको कुछ मत करना। ये दोनों बहुत अच्छे। जब मैं आपसे बिछड़ गया था तब इन्होंने ही मुझे एक माँ का प्यार दिया और मेरी देखभाल की। जब तक मैं आपसे दूर था तब तक मैं भूखा भी नहीं रहा, इसीलिए इन्हें छोड़ दो। जाने दो माँ, ये लोग बहुत अच्छे हैं। अपने बच्चे की बात सुनकर चुड़ैल का गुस्सा शांत हो जाता है और वो मीना से बोलती है, मुझे माफ करना, बिना कुछ जाने मैंने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की। क्या करूं, एक माँ हूं ना। तुमने इन दिनों मेरे बच्चे की देखभाल करी, इसीलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं तुमसे वादा करती हूँ कभी कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े बस मुझे याद कर लेना, मैं अपने बच्चे के साथ तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चुड़ैल, जो तुमने हमारी जान बख्श दी। अब हमें यहाँ से जाना होगा। इतना बोलकर मीना और सुधीर वहाँ से चले जाते हैं। अब गांव में हो रही मौतें भी बंद हो जाती हैं और कुछ दिनों बाद मीना भी गर्भवती हो जाती है और इस तरह से मीना अपने पति के साथ एक खुशहाल जिंदगी जीने लगती है। तो वही चुड़ैल और उसका बच्चा भी जंगल में एक साथ खुशी खुशी रहते हैं।